अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो अकाउंटिंग के 2022 ईयर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। इस ईयर 40 एमसीक्यूज़ आए थे पेपर में, जो कि नॉर्मली 40 नहीं आते, 20 एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इसमें से इस ईयर ज़्यादा थे, लेकिन आपके पास अब 20 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होगा कि ऐसा कि एमसीक्यूज़ जब भी हम पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज़ के अंदर सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के ऊपर, जो कि यहाँ पे मार्क है, लेकिन हमने उसको नहीं देखना। हमने बाकी ये ऑप्शंस जो गलत हैं, जो कि सही नहीं हैं, उनको समझना है कि ये क्यों सही नहीं है। तो इस तरीके से हमें एक एमसीक्यूज़ के अंदर 3 से 4 एमसीक्यूज़ समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। पहला एमसीक्यूज़ है, Amjad purchased 1/3 capital interest of Farhan and 2/6 capital interest of Shahzad. The method used is, ये बता रहे हैं कि अमजद ने 1/3 कैपिटल ख़रीदा है फ़रहान का और 2/6 कैपिटल ख़रीदा है शहजाद से, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ख़रीदने की बात हो रही है, तो इससे ही पता चलता है कि इसके अंदर बोनस मेथड तो नहीं है, ना गुडविल मेथड है। क्योंकि बोनस मेथड हो या गुडविल मेथड हो, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी है। बोनस मेथड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और कैपिटल का अमाउंट चेंज होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट कभी ज़्यादा हो सकती है और कैपिटल कम मिले, और कभी कैपिटल ज़्यादा हो सकता है और इन्वेस्टमेंट कम की हो न्यू पार्टनर ने। जबकि गुडविल के अंदर जो है वो भी कुछ इसी तरीके का मामला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके अंदर भी होती है और फिर कैपिटल ज़्यादा मिल जाता है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करके नहीं दे रहे होते, लेकिन न्यू पार्टनर की गुडविल रिकॉर्ड हो रही होती है। या इसी तरीके से जो है वो जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल बढ़ा लेते हैं, तो वो गुडविल होती है ओल्ड पार्टनर्स की। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट लाजमी है, कैपिटल परचेज़ नहीं कर रहे होते। बोनस मेथड हो या गुडविल मेथड हो, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी है। तो इसके अंदर परचेज़ ऑफ इंटरेस्ट मेथड ही यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट परचेज़ करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रीवैल्यूएशन मेथड। तो ये रीवैल्यूएशन मेथड जो है, इसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने एक ऑप्शन इन्होंने रखना होगा। रीवैल्यूएशन का तो काम आता है, हमने पढ़ा है एक चैप्टर में, पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर। जब पार्टनर को रिटायर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एसेट्स की रीवैल्यू करते हैं। एसेट्स को रीवैल्यू करने के बाद उनके जो भी गेन वगैरह होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उस पार्टनर को जो है वो रुखसत रहते हैं, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं दूसरा एमसीक्यूज़ की तरफ। स्टॉक डिविडेंड्स आर क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक डिविडेंड जो हैं वो क्लासिफाइड होंगे, और अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर लगा हुआ है एसेट के तौर पे, ठीक है। तो अब स्टॉक डिविडेंड जो हैं वो एसेट के तौर पर क्लासिफाई नहीं होते। यहाँ पर इसका मतलब है ये ऑप्शन जो लगा हुआ है ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इन्होंने मार्क तो करा हुआ है, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। स्टॉक डिविडेंड जो है वो हम जब भी स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो वो उसके बदले होता ये है कि हमने डिविडेंड देना है, ठीक है। डिविडेंड देना है, लेकिन हमारे पास कैश अगर नहीं होता कंपनी के पास, तो कंपनी उस कैश के बदले कैपिटल दे देती है, यानी कि और स्टॉक्स दे देती है शेयर होल्डर्स को। तो हम उसको कहते हैं स्टॉक डिविडेंड, ठीक है। यानी कंपनी को एक शेयर होल्डर को 10 रुपये का प्रॉफिट देना था, तो उसके पास 10 रुपये कैश की फॉर्म में नहीं थे, तो उसने 10 रुपये का एक स्टॉक दे दिया, शेयर दे दिया। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं कैपिटल में ही, तो इसका सही ऑप्शन है कैपिटल। इसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, तीसरा एमसीक्यूज़, अनक्लेम डिविडेंड्स आर। तो अनक्लेम डिविडेंड जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अनक्लेम डिविडेंड वो होते हैं कि जब कंपनी ने इशू कर दिया कि हम जो है वो, यानी वारंट्स इशू करती है कंपनी, पहले डिविडेंड देने से पहले वारंट्स इशू करती है कि जिन लोगों के पास हमारे शेयर्स हैं वो हमसे आके डिविडेंड ले लें, ठीक है। तो जब डिविडेंड के बारे में कंपनी ने वारंट इशू करे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं जिनके पास शेयर्स थे वो डिविडेंड लेने नहीं आए,
तो उनको कहते हैं हम अनक्लेम डिविडेंड। तो अनक्लेम डिविडेंड का जो पैसा है, यानी वो पैसा जिसके ऊपर किसी ने आके क्लेम नहीं करा कि ये हमारा है, हमारे पास शेयर्स हैं, उन्होंने शेयर्स लेके रखे हुए पर लेने नहीं आए, तो वो डिविडेंड कहलाता है अनक्लेम डिविडेंड। तो इसकी नेचर क्या होगी, ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये उसी शेयर होल्डर का ही पैसा है जिसके पास उसके शेयर हैं, ये उसका डिविडेंड है उसके ऊपर जो मिला उसको, तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। दूसरे ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम। तो इनकम तो बिल्कुल नहीं है, इनकम ऐसा नहीं है, कोई कंपनी ने पैसा कमाया नहीं है, ना कि कंपनी का ये एसेट है। ठीक है, तो एसेट भी नहीं है कंपनी का, इसके ऊपर राइट ही नहीं है, तो ये एसेट कैसे हो सकता है, इसके ऊपर तो राइट किसका है, शेयर होल्डर्स का, जो शेयर होल्डर्स कंपनी जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने क्लेम नहीं करा है। तीसरा यहाँ पर कैपिटल का ऑप्शन है, तो कैपिटल के अंदर भी ये फॉल नहीं करेगा अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, तो ये तो लाइबिलिटी के सेक्शन में आएगा, इसलिए कैपिटल में भी नहीं आएगा ये। ठीक है, नंबर 4 एमसीक्यूज़ पर आते हैं। हमने 3 एमसीक्यूज़ पढ़ लिए हैं। फरहान एंड शहजाद आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, देयर कैपिटल रेशियो वुड बी। तो जब फरहान और शहजाद पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल है 25,000 और 30,000, 25,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली, तो उनका कैपिटल रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम 25,000 है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, 1000 कैंसिल, तो यहाँ पे 25 बचा और यहाँ 30, 5 5 जो 25 और 5 6 जो 30, तो इनका रेशियो बनता है 5:6। ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन देख लें, वो 3 और 5 है, 5 और 3 और 6 और 5 है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये पे बहुत ईजी एम सी क्यूज़ हो गया। एम सी क्यूज़ नंबर 5, दिस इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है जो रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो पहली चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन तो लिखा हुआ है सेल्स डिस्काउंट। तो भाई सेल डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होता है, हम तो इसकी एंट्री भी बनाते हैं सेल डिस्काउंट, इसका टी अकाउंट भी बनता है सेल डिस्काउंट, और जो है ये सेल्स में से माइनस भी होता है जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब है सेल डिस्काउंट वाला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला है जो नहीं रिकॉर्ड होता, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा परचेज़ डिस्काउंट, तो परचेज़ डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है, ये भी हम परचेज़ में से माइनस करते हैं जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखें तो गुडविल, गुडविल भी रिकॉर्ड होती है, इसको भी बैलेंस शीट में भी लिखा जाता है और एंट्री भी बना रहे होते हैं। आपने वो पार्टनरशिप वाली ऊपर जब बात हुई थी तो उसके अंदर भी सुना। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ट्रेड डिस्काउंट, जी ट्रेड डिस्काउंट वो है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर आपको याद हो, जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे जब हम प्लांट एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं, उसको ख़रीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, डायरेक्टली हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट होता है उससे एंट्री बनाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि कहाँ पर ये बात हमने यूज़ भी करी है अपने सिलेबस में। नंबर 6, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड एज। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दोबारा वही डेप्रिसिएशन का चैप्टर, या हमने जो है वो फिक्स एसेट के चैप्टर के नाम से आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर एसेट खरीदते हैं और फिर उसका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो उसके अंदर दो तरह के एक्सपेंडिचर हमने पढ़े थे, एक थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं, हम मशीन की कॉस्ट में शामिल करते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो उनको हम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड एज एसेट। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे आपको याद होगा सेल्स टैक्स की बात करते हैं हम, कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, ये वो तमाम पेमेंट्स हैं जो एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको यूज़फुल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हैं, करनी ही पड़ेंगी। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो एसेट को हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं, ये उस एसेट की कॉस्ट में ही शामिल होते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल एक हम वैसे भी क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगर हम जब बकरीद के ऊपर गाय लेकर आते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है, कुर्बानी करना, गाय लेकर आना। अब अगर हम जब गाय लेकर आते हैं तो गाय तो हम लेकर आए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख की, लेकिन गाय को जब लेकर आए तो हमने 20,000 एक्सपेंस करा
गाय को अपने घर के बाहर लेकर आके खड़ा करने के लिए, यानी कि हमने जो ट्रांसपोर्टेशन लगाई, हम किसी दूसरे शहर से लेकर आए, तो गाय असल में हमें जो पड़ी वो 1,20,000 की। तो असल में 1,20,000 उस गाय की वैल्यू है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि गाय आपको कितने की पड़ी, तो आप बोलेंगे 1,20,000। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। सेम डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो भी हम उस एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। जैसे कि आपने कोई चीज़ जो है वो ऑनलाइन परचेज़ करी, जब वो घर आएगी तो आपको पता है उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो वो उस एसेट की कॉस्ट में शामिल होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं और जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं एज अ एसेट। नंबर 7 MCQs। अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,00,000 इज़ डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, ठीक है, एनुअली। आफ्टर 8 ईयर्स ₹20,000 विल बी। तो मशीन की कॉस्ट 1,00,000 है जो डेप्रिशिएट हो रही है 10,000 से एनुअली। हर साल 10,000 की डेप्रिशिएट होगी। तो 2 साल में 20,000 की हो जाएगी, 3 साल में 30,000 की, 4 साल में 40,000 की। तो ऐसे करते करते 8 साल में 80,000 की एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो 80,000 की अगर मशीन डेप्रिशिएट हो गई और कॉस्ट उसकी थी 1,00,000, तो उसकी रिमेनिंग वैल्यू कितने की बची? उसकी रिमेनिंग वैल्यू बची 20,000। तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, जब हम टोटल कॉस्ट में से ये जो हम 80,000 की बात कर रहे हैं कि 10,000 पर ईयर है और 8 ईयर्स में, तो ये आ गए 80,000। तो ये जो हम 80,000 की बात कर रहे हैं ये असल में है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 8 सालों का डेप्रिसिएशन, ठीक। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब माइनस करते हैं हम कॉस्ट में से, तो हमारे पास आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अब एसेट की वैल्यू ये बची है। तो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक एसेट की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपये, जिसमें से 80,000 का एसेट अब तक एक्सपायर हो चुका है। तो 20,000 वैल्यू बची। तो 20,000 क्या है? बुक वैल्यू। अच्छा, अब ये मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन उसकी डिफरेंट हम यूँ कहते हैं कि मार्केट वैल्यू तो ये बताती है कि किसी भी टाइम एसेट को अगर हम मार्केट में लेकर जाएं और मार्केट की कोई वैल्यू उसकी पता करवाएं, वैल्यूएशन करवाएं उसकी, तो उस वक्त जो उसकी वैल्यू पता चलेगी या जितने में वो बिक्री होगी वो उसकी कहलाएगी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमें पता है ये 20,000 बुक वैल्यू तो लाजमी है। मार्केट वैल्यू है या नहीं इसका नहीं बोल सकते कुछ। स्क्रैप वैल्यू वो होती है जब एसेट पूरा एक्सपायर हो जाता है, उसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी अगर उसकी कोई वैल्यू बचती है जो इन फ्यूचर वो उसको हम बेच कर हासिल कर सकते हैं, यानी कि जब पूरा कबाड़ बन जाए, स्क्रैप बन जाए, स्क्रैप बनने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू अगर बचती है तो उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और ये पूरी लाइफ होने के बाद होता है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि इसकी 8 साल की लाइफ थी और 8 साल तक चल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो 20,000 बचे हैं ये इसकी बुक वैल्यू है। हाँ, अगर यहाँ पर मेंशन होता कि 8 ईयर्स लाइफ थी, ठीक है, और एनुअली 10,000 होता, तो फिर ये 20,000 स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती थी। तो MCQs के अंदर अगर ऐसी कोई वेरिएशन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो असल में एक्यूमुलेटेड वैल्यू यही है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाई, 80,000। तो अब आगे बढ़ते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अमाउंट इस एडवांस पेमेंट ऑफ मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन, अब ये हमने पढ़ा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम वहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेते हैं, और ये जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू होता है, ठीक है। अगर वो रेवेन्यू एडवांस में दे दे जब सब्सक्रिप्शन का टाइम भी नहीं आया, यानी कि समझें अभी 2024 है, लेकिन कोई मेंबर्स ऐसे हों हमारे जो 2024 में ही 2025 की सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी देते हैं, तो वो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी रेवेन्यू नहीं है, वो उन्होंने कमाया नहीं है। एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू है, अभी कमाया हुआ नहीं है। तो अनअर्न्ड क्या होता है? लाइबिलिटी। तो वो ऐसा एडवांस पेमेंट ऑफ मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज़ लाइबिलिटी। एसेट नहीं है, सरप्लस भी नहीं है,
एक्सपेंस भी नहीं है, ठीक है। तो एसेट के तौर पर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एसेट तो वो होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन में खुद हो, एक्सपेंस भी नहीं है। द अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज़ एन, प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के चैप्टर में। तो ये हम जब डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि हमने अभी जो है वो डिबेंचर मिसाल के तौर पे 100 का ख़रीदा है या बेचा है, सॉरी, तो हमने अगर अभी 100 का डिबेंचर बेचा और फिर उसके बाद हमने बोला कि जब मेजॉरिटी के वक्त यानी 5 साल बाद 10 साल बाद जब ये मेच्योर हो जाएगा डिबेंचर, तो उस वक्त हम आपसे यही डिबेंचर 105 रुपये का खरीदेंगे। तो ये जो रिडेम्पशन का वक्त आया उस वक्त हमने 100 के बदले 105 रुपये देने की बात करी, तो ये हम दे रहे हैं उन्हें प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन। तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, ये वो अमाउंट है जो हमने डिबेंचर्स होल्डर को पे करना होगा। तो ये है प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन, ये वो अमाउंट है जो हम पे करेंगे। नंबर 10 MCQs पर आते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज़ एन, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट होता है, ये वो अमाउंट है या ये वो एक्सपेंस है जो कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त कंपनी के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने कंपनी को बनाया था वो कुछ अपना पैसा लगाते हैं कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त, और जब कंपनी तैयार हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनका पैसा लगे, उनकी मेहनत लगी, उनकी सर्विसेज हैं, कंपनी तो सबकी है, जो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो इन्हें क्या मिलेगा? तो ये एक्सपेंस जो कंपनी बनने से पहले हो जाता है, और लेकिन उसको फिर जाहिर सी बात है कंपनी उस वक्त प्रॉफिट तो नहीं कर रही होती, कंपनी के पास तो उस वक्त कोई पैसा ही नहीं होता, तो वो कंपनी से तो पैसे निकाल नहीं सकते, कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है। तो वो पैसा फिर बोर्ड, वो जो है डायरेक्टर्स होते हैं या फाउंडर्स होते हैं उनमें अक्सर लोग, तो वो फिर कंपनी बनने के बाद उसके बदले स्टॉक भी ले रहे होते हैं या कैश भी ले सकते हैं, अगर कंपनी के पास बाद में कैश आ गया, इतना हो गया कि कंपनी पे कर सकती है। तो खैर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कंपनी के लिए एक एसेट है, इसके बदले उन लोगों को जिन्होंने कंपनी बनाई है हम स्टॉक इशू कर देते हैं, शेयर्स या स्टॉक इशू कर देते हैं, ठीक है। और एक हम अपने पास टाइटल रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि एक एसेट का अकाउंट है, लाइबिलिटी नहीं है, ना एक्सपेंस का अकाउंट है, ना रेवेन्यू का अकाउंट है। रेवेन्यू तो हमारी इनकम होती है, तो ये कोई इनकम नहीं है। हाँ, इसको अगर आप कंफ्यूज कर सकते हैं तो वो एक्सपेंस के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस को नहीं इससे मिलाना, क्योंकि एक्सपेंस ये नहीं है, ये वो सर्विसेज के पैसे हैं, ये वो अमाउंट है जो कि डायरेक्टर्स या फाउंडर्स कंपनी के प्रोमोटर्स असल में कहलाते हैं। ये प्रोमोटर्स जो पैसा लगाते हैं कंपनी बनाते हुए, ये उसके बदले शेयर्स लेते हैं जिससे वो सालों तक बेनिफिट लेते हैं, तो ये एक एसेट है। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट रिकॉर्ड। नहीं, सिंगल एंट्री होती है वो तो कंप्लीट नहीं होती, तभी तो वो सिंगल होती है। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम को बोल सकते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जी, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो सिंगल एंट्री सिस्टम का ये दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इम्प्रेस सिस्टम नहीं कहते, इम्प्रेस सिस्टम तो कोई और चीज़ होती है। सेमी कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं, ये भी नहीं कहते। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सही ऑप्शन ही है। द एसेट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर, दिस एसेट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। तो लैंड टेंजिबल है, हाथ लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी टेंजिबल है, इक्विपमेंट भी टेंजिबल है। टेंजिबल वो एसेट होते हैं जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, जो फिज़िकली मौजूद हैं, फिज़िकली सब्सटेंस जिनका मौजूद है। लेकिन कॉपीराइट ऐसी चीज़ है जो फिज़िकली मौजूद नहीं है, आपने कोई राइट तो ख़रीदा हुआ है कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो बस डॉक्यूमेंट की हद तक है, उसका कोई फिज़िकली कोई राइट आपने कोई ख़रीद कर कंपनी में उठा कर कोई राइट लेकर नहीं आया। तो कॉपीराइट ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल इन नेचर है। MCQ नंबर 13, डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज़ इक्वल टू। तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती क्या है?
तो हमने अभी ऊपर भी बात करी थी, कॉस्ट होती है एक चीज़ जितने में एसेट ख़रीदा है, फिर उसमें से माइनस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू आती है, कि हमने ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पर बात हो रही है डेप्रिशिएबल कॉस्ट की, यानी वो कॉस्ट जो डेप्रिशिएट होने के काबिल है। तो ऊपर ही हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वो बताई थी मैंने आपको, स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कभी एक्सपायर ही नहीं होती। एसेट ख़राब हो जाए, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी एक्सपायर नहीं होती, तो ऐसी वैल्यू कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू तो कभी एक्सपायर होती नहीं है, इसका मतलब उसके अलावा जितनी भी वैल्यू है एसेट की वो सब एक्सपायर हो सकती है, लेकिन सिर्फ स्क्रैप वाली नहीं हो सकती। तो अगर कोई एसेट है 1 लाख का और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000, कि भाई ये जितना भी ख़राब हो जाए, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाए, उसके बाद भी ये 10,000 का तो बिक ही जाएगा, तो 10,000 रुपीज़ उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो जो 90,000 है वो सारी उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो कॉस्ट उसकी लाइफ के दौरान एक्सपायर हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी कॉस्ट, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन 10,000 नहीं होंगे। तो ये जो मैं स्क्रैप वैल्यू कब से कह रहा हूँ, उसी का ही दूसरा नाम है सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम है। तो ये कॉस्ट के अंदर प्लस नहीं होगी, बल्कि कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस होगी। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि 1 लाख का एसेट है, इसमें से अगर स्क्रैप वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू 10,000 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 90,000। तो ये 90,000 हमारे लिए क्या है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो कि एक्सपायर हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन देखें, इन्होंने तो कॉस्ट को और स्क्रैप सैल्वेज वैल्यू को ही मिला दिया, तो ये कुछ भी नहीं इससे हमें हासिल होता, ये कोई चीज़ नहीं बताता। कॉस्ट प्लस मार्केट वैल्यू, ये भी कोई चीज़ नहीं बना रहा। कॉस्ट माइनस मार्केट वैल्यू, तो जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को तो हम कॉस्ट ले रहे होते हैं। तो खैर बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको नहीं देखना आपने, ये बिल्कुल ही फजूल ऑप्शन है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन शेयर इज़ अ, शेयर के ऊपर जब हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर इज़ अ, जब शेयर के ऊपर डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या होता है, यानी उसकी नेचर क्या होती है। क्या कॉन्ट्रा एसेट होता है? नहीं। कॉन्ट्रा एसेट तो वो चीज़ें होंगी जिनकी वजह से एसेट में कमी आ रही हो, जैसे कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या कॉन्ट्रा लाइबिलिटी होती है? नहीं, कॉन्ट्रा लाइबिलिटी तो कोई हमने चीज़ पढ़ी नहीं अब तक। कॉन्ट्रा एक्सपेंस तो परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट होते हैं, क्योंकि वो परचेजेस में डिक्रीज़ करते हैं, परचेजेस के अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ करते हैं, तभी उनकी नेचर कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। ये कॉन्ट्रा इक्विटी है, क्योंकि शेयर होता है इक्विटी, और ये डिस्काउंट ऑन शेयर्स है, शेयर्स की वैल्यू को कम करता है। ये कब आता है वैसे, डिस्काउंट आता कब है, जब हम शेयर्स को उनकी पार वैल्यू से कम पर इशू करें। यानी शेयर जो है वो तो है तो 10 रुपये का, लेकिन हमने उसको दिया लोगों को, बेचा जो है वो कम में बेचा है, 9 रुपये में बेचा है, तो 1 रुपये का हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है, तो इससे उस शेयर की वैल्यू कम हो गई। यह है कॉन्ट्रा इक्विटी। आगे बढ़ते हैं। 15, इन दिस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स इज ट्रांसफर्ड। इन दिस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर्स इज ट्रांसफर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ये हमने अब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पार्टनर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर था, उसके अंदर जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल या पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, ठीक है। लेकिन जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस करंट अकाउंट में जाता है। तो करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट ही यही था। करंट अकाउंट यूज ही कब होता है, जब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर दें कि भाई इसको प्रॉफिट या लॉस की वजह से अब हिलाया नहीं जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किसी अलग अकाउंट में जाएगा। वो किस अकाउंट में जाएगा, तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट कब, ये वाला ऑप्शन कब होता, जब अगर यहाँ पर बात हो रही होती कि फ़िक्स कैपिटल मेथड है, लेकिन यहाँ पे फ़िक्स कैपिटल मेथड नहीं है, यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यानी इसका मतलब है कैपिटल यहाँ पर मूव कर सकता है, इसके अंदर
प्रॉफिट भी डाल सकते हैं, लॉस भी डाल सकते हैं, तो मसला नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है पार्टनर्स रिटेन अर्निंग अकाउंट। पार्टनर्स का रिटेन अर्निंग अकाउंट तो होता ही नहीं है, रिटेन अर्निंग तो कंपनी का अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन पार्टनर्स इनकम अकाउंट गलत है, तो पार्टनर्स इनकम अकाउंट भी गलत है। तो यहाँ पे देखें मार्क तो हुआ हुआ सही, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि जब फ्लैक्चुएटिंग हो तो कैपिटल में ही जाएगा, और जब फिक्स्ड हो तो फिर करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये दो ही बातें होती हैं, ये दोनों अकाउंट तो कोई काम के नहीं है, इनके ये तो होते ही नहीं है। आगे चलते हैं MCQs नंबर 16। द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। जो पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में करती है, तो वो क्या कहलाता है? तो कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, और अगर वो कैश की फॉर्म में करे तो उसको कहते हैं कैश डिविडेंड। अच्छा, तो ये स्टॉक डिविडेंड क्या है? स्टॉक डिविडेंड क्या है? अगर कंपनी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रही है, लेकिन वही वाली बात कि कंपनी के पास कैश नहीं है, शॉर्ट ऑफ कैश है कंपनी, तो फिर कंपनी उस वक्त स्टॉक डिविडेंड दे देती है, कैश नहीं देती। यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर यहाँ पर कैश का वर्ड यूज़ नहीं होता, नॉर्मली अगर बोला जाए द पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, तो हम बोल सकते हैं डिविडेंड ही, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर कैश का वर्ड है तो हम बोलेंगे कैश डिविडेंड इज़ मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस केस। तो हमने MCQs के अंदर ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट ये है, तो हमने ऑप्शन लगाना है कैश डिविडेंड। बोनस शेयर्स नहीं, ये भी नहीं है। द अकाउंट इज़ नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ये अकाउंट क्लोज नहीं होता, तो परचेजेस का हो जाता है, परचेजेस का अकाउंट तो क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ड्राइंग भी क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग एंट्री का पार्ट है, याद होगा। परचेजेस भी सारे एक्सपेंस के क्लोज हो जाता है, ड्राइंग भी क्लोज हो जाता है। सेल्स अकाउंट तमाम रेवेन्यूज़ के साथ क्लोज हो जाएगा, लेकिन रिटेन अर्निंग का अकाउंट ऐसा है जो कंपनी के अंदर क्लोज नहीं होगा। हर साल की रिटेन अर्निंग, हर साल का प्रॉफिट उसी रिटेन अर्निंग अकाउंट में आता रहेगा, और उस रिटेन अर्निंग अकाउंट से प्रॉफिट जाता भी रहेगा। जब जब हमें उसमें से पैसे निकालने होंगे किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हम एप्रोप्रिएशन के जो है वो हम रिज़र्व भी बनाते हैं अलग अलग मकसद से। आगे चलते हैं MCQs नंबर 18। इन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल तो होता है ऑनरशिप, कि इस बिज़नेस में ऑनर का कितना हिस्सा है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके तो कोई ऑनर नहीं होता, ये तो किसी का बिज़नेस थोड़ी है, ठीक है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी नॉर्मली कैपिटल होता है, किसी नॉर्मल बिज़नेस की बात करें जो बिज़नेस हो, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका एसेट माइनस लाइबिलिटी होता है एक्यूमुलेटेड फंड। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़ंड होता है जो कि वो इन फ्यूचर किसी भी काम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड फंड देखा जाए तो ये कैपिटल का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन कब? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। रिटेन अर्निंग कहलाता है, नहीं ये बात गलत है। रेवेन्यूज़ कहलाते हैं, तो ये भी बात गलत है। आगे चलते हैं 19। स्पेसिफिक डोनेशन इज़ शोन इन, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो कहाँ शो होता है? तो अगर डोनेशन की बात करें तो डोनेशन भी हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशंस आते हैं, और ये डोनेशंस आते हैं तो हम इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करते हैं, क्योंकि ये डोनेशंस हमारे लिए रेवेन्यू होते हैं, ये रेवेन्यूज़ होते हैं। तो जब ये रेवेन्यूज़ हैं तो रेवेन्यू का आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी हम बैलेंस शीट को कहते हैं इन सम चैप्टर्स, जो कि ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे।
इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही कहते हैं। तो क्योंकि ये इसके अंदर हम, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशंस वगैरह जो आते हैं वो वहीं आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सही ऑप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। पर्सन हु अंडरटेक टू फॉर्म आ कंपनी आर कॉल्ड। तो जब हमने ऊपर पढ़ा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा था प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स कौन होते हैं? वही लोग होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं। तो जो कंपनी को लोग बनाते हैं वो कहलाते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स। वेंडर्स कौन होते हैं? वेंडर्स वो होते हैं जिनसे कंपनी कोई चीज़ ख़रीदती है, कोई रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई मशीन ख़रीद सकती है, कोई भी चीज़ कंपनी ख़रीदती है तो वो कंपनी के वेंडर्स होते हैं। यानी कि कंपनी के लिए आप कह सकते हैं सप्लायर भी, लेकिन थोड़े डिफरेंट होते हैं वेंडर्स। यानी कंपनी से कुछ ख़रीदती है। डेटर और क्रेडिटर तो एक अलग ही चीज़ है कि उधार जिससे लिया है या उधार जिसको दिया है, तो वो उनमें बात होती है डेटर या क्रेडिटर, यानी कि वही अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल वाली बात है। लेकिन प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा प्रमोटर सही है। द फॉलोइंग इज़ नॉट आ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी नहीं है। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अनक्लेम डिविडेंड लाइबिलिटी है, क्योंकि ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये शेयर होल्डर्स का ही पैसा है, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी आके लिया नहीं है। इन फ्यूचर आ भी सकते हैं, ले जाएंगे, तो अभी क्लेम नहीं हुआ, लेकिन वो है कंपनी के लिए अब लाइबिलिटी। तो देखें इन्होंने बोला हुआ है कौन सी लाइबिलिटी नहीं है, तो ये तो लाइबिलिटी है, तो ये ऑप्शन नहीं है। डिविडेंड पेबल, तो डिविडेंड पेबल भी कंपनी की लाइबिलिटी है। कंपनी जब जो है डिविडेंड इशू कर देती है, यानी डायरेक्टर्स जो है वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर एक एंट्री बन जाती है डिविडेंड पेबल की। फिर उसको कभी पे भी कर देते हैं, तो जब पे करते हैं तो फिर ये डिविडेंड पेबल ख़त्म हो जाता है और कैश कंपनी के पास से चला जाता है। तो खैर ये भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी का अकाउंट है, ये कंपनी ने थोड़े दिनों में पे करना होता है। डिबेंचर पेबल, तो डिबेंचर तो है ही लाइबिलिटी, तो यहाँ पे बोला हुआ है नॉट अ लाइबिलिटी। रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, तो रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन ये लाइबिलिटी का अकाउंट नहीं है। ये तो रिटेन अर्निंग में से ही हम रिज़र्व बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं इसको ये इक्विटी साइड में आता है, तो ये लाइबिलिटी में नहीं आ सकता कभी भी। तो इसलिए यही ऑप्शन सही है। ये रिज़र्व कहाँ से बनाते हैं? रिटेन अर्निंग में से हम कुछ पोर्शन निकाल के अलग अलग पर्पस के लिए रख देते हैं, रिज़र्व बना देते हैं, तो ये रिज़र्व कहलाते हैं, इक्विटी का ही पार्ट है, यानी कि रिटेन अर्निंग का। आगे बढ़ते हैं। फ पार्टनर कैन नॉट कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड, द पार्टनर विल बी नोन एज। तो कभी कभी ये होता है कि पार्टनर्स का जब पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो किसी पार्टनर को इतना लॉस मिल जाता है कि वो डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट होने का मतलब क्या है? किसी पार्टनर का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन ये था 25,000 का, 25,000 का उसका कैपिटल था, और उसको अगर हम 28,000 का ही लॉस हो गया उसको, तो ये लॉस होने के बाद तो 3,000 का कैपिटल उसको कम पड़ गया। यानी कि उसके कैपिटल था बिज़नेस में 25,000 का, अब लॉस मिल गया 28,000 का, तो वो 3,000 रुपये तो नेगेटिव आ गया। ठीक, तो ये कहलाएगी उसकी डेफिशिएंसी। तो ये डेफिशिएंसी वो पार्टनर्स को बोला जाएगा कि आप जाएं ये पैसा लेकर आएँ, प्राइवेट फंड से पूरा करें। लेकिन पार्टनर अगर वो पैसा अपने प्राइवेट फंड से पूरा नहीं कर सकता, तो वो कहलाता है इंसॉल्वेंट पार्टनर। और अगर वो अपना घर से, प्राइवेट फंड से, कहीं से अपने पैसे वो पूरे कर सकता है, घर जाए वो 3,000 रुपये ला कर दे दे के ये लें, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट पार्टनर। जो पैसा ला कर दे सकता है वो सॉल्वेंट, जो नहीं ला के दे सकता वो इंसॉल्वेंट। इसी तरीके से बोथ सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट तो एक गलत बात है, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। एक्टिव पार्टनर नहीं, एक्टिव पार्टनर तो यहाँ पे नहीं है। एक्टिव पार्टनर तो हमने पढ़ा है पार्टनर्स के टाइप्स में होता है, पीओसी के अंदर पढ़ा होगा। कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर नॉन एज। कॉरपोरेशन अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है? तो ये एमसीक्यू शायद अभी ऊपर भी आ चुका, हमने पढ़ा था जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो क्या कहलाता है, तो वो डिविडेंड कहलाता है, लेकिन वहाँ पे कैश का वर्ड था, तो हमने वहाँ पे कैश डिविडेंड लगाया था ऑप्शन। तो कॉरपोरेशन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर नॉन एज डिविडेंड, तो ये सही ऑप्शन है।
द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज एडेड टू द अनएडजस्टेड प्रॉफिट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। तो कह रहे हैं द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इज एडेड टू द अनएडजस्टेड प्रॉफिट। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर होता ये था कि हम जो है वो प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड हम ऐड कर देते थे लास्ट में प्रॉफिट के, यानी इनकम के अंदर हमारी जो प्रॉफिट आता था वो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आता था, और फिर उसके अंदर हम ये एडजस्टमेंट करते थे कि प्रीपेड रेंट ऐड कर देंगे, और अगर कोई अक्रूड होगा, कोई पेबल होगा तो उसको लेस भी करते थे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस है जो कि हमने पे अभी नहीं करा हुआ लेकिन करना है, और प्रीपेड जो हम पहले से पे करके बैठे हुए हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस पीरियड की नहीं है। प्रीपेड का मतलब ये पीरियड एंड हो गया लेकिन आपने अगले पीरियड की पेमेंट करी है, तो अगले पीरियड की पेमेंट आपने इस पीरियड में से नहीं करनी थी। अगर आपने कर दी है, अगर आप नहीं करते इस पीरियड में, तो वो आपके पास कैश में मौजूद होता, तो हम उसको अपना प्रॉफिट सही पता लगाने के लिए उसको हम एडजस्ट कर देते हैं, तो प्रीपेड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एडिड की बात हो रही है तो प्रीपेड ऑप्शन है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात हो रही होती तो फिर अक्रूड सैलरी ऑप्शन होता। बैडेड एक्सपेंस, तो ये तो एक्सपेंसेस हैं तो लेस ही होते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये तो लेस होते ही हैं। तो यहाँ पे बात ही ऐड की हो रही थी तो ये तीनों ही लेस होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐड की बात हो रही थी तभी तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 25 अनएंड रेंट शोज। अनएंड रेंट क्या शो करता है? तो अनएंड रेंट वो रेंट होता है जो कि हमें एडवांस में रिसीव हो जाता है। रेंट रिसीव इन एडवांस, आपने कोई जगह रेंट पर दी हुई है, उस बंदे ने आपको रेंट आके पहले से दे दिया, यानी कि अगर आज जुलाई का मंथ है और मैंने कोई जगह किसी को किराए पर दी हुई है, रेंट पर दी हुई है, और वो मुझे आके अगस्त का भी रेंट दे दे, तो ऐसा रेंट मेरे लिए, क्योंकि अभी तो अगस्त नहीं आया, तो फिर वो रेंट मेरे लिए कहलाएगा अनअर्न्ड रेंट। ठीक, तो वो लायबिलिटी है। रेंट पेड इन एडवांस, नहीं पेड की बात नहीं हो रही यहाँ, तो अनअर्न्ड रेंट की बात हो रही है, और ये तो प्रीपेड में हम पेड की बात करेंगे। तो अनअर्न्ड रेंट क्या है? अनअर्न्ड रेंट रेंट रिसीव इन एडवांस ही है। रेंट पेबल तो वो अमाउंट है कि हमने रेंट की पेमेंट करनी थी लेकिन अगर की नहीं, टाइम गुजर गया, तो फिर उस अमाउंट को हम बोलते हैं रेंट पेबल। ये वो रेंट जो हमने पे करना है, जिसका टाइम हो चुका है, हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। रेंट रिसीबल वो होता है कि अगर हमने कोई जगह किसी को किराए पर दी हुई है और वहाँ से रेंट आना है, रिसीव हमने करना है, यह हमारे लिए एसेट है, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, तो अभी अगर रिसीव नहीं हुआ तो वो फिर रेंट रिसीवेबल हो जाएगा। यानी समझें आज फिर वही जुलाई है लेकिन एक जगह हमने एक और उसके बराबर में शॉप किराए पर दी हुई थी, उसने अभी तक हमें जून का रेंट नहीं दिया ना जुलाई का दिया, तो वो जो जून और जुलाई का रेंट होगा वो हमारे लिए कहलाएगा रेंट रिसीवेबल। तो सही ऑप्शन रेंट रिसीव इन एडवांस ही है। द लॉस अंडर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रेफर टू एस। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको हम कैसे रेफ़र करते हैं? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो कंडीशन आती हैं। हमारे पास एक सरप्लस की कंडीशन होती है और एक डेफिसिट। तो सरप्लस और डेफिसिट में क्या फ़र्क है? सरप्लस जब होता है जब हमारे पास डोनेशंस, रेवेन्यूज़, सब्सक्रिप्शंस इतनी आए, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जेडीसी। जेडीसी के पास डोनेशंस यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं रेवेन्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आ गए, और जो उनके एक्सपेंसेस हैं जो कि उन्होंने लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं या इसके अलावा जो है वो अपनी एम्बुलेंस चला रहे हैं या दस्तरखान है वगैरह वगैरह, तो बहरहाल वो तमाम एक्सपेंस उनके कम हैं लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सरप्लस। लेकिन अगर इसकी अपोजिट है कि रेवेन्यूज़ उनके कम हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो इस कंडीशन को फिर बोलते हैं हम डेफिसिट। तो जब लॉस हो गया, ये लॉस है, लॉस की कंडीशन है, नॉर्मली आपको दिख रहा होगा कि रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, तो किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर जब ऐसा होता है
तो उस वक्त उसको लॉस होता है और इस कंडीशन को कहते हैं डेफिसिट। नॉर्मल लॉस, नेट लॉस नहीं, नेट लॉस का वर्ड यहाँ नहीं आएगा। नॉन प्रॉफिट में हम ये बात नहीं करते, नेट लॉस नहीं बोलते क्योंकि वो बिजनेस नहीं हो रहा होता। एक्सपेंस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम का वर्ड यहाँ पे सही नहीं है। एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर ये भी कह सकते हैं, अगर इसकी जगह रेवेन्यू होता तो ये बात ठीक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे डेफिसिट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, तो ऑप्शन यही है। इफ़ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट आर लेस देन बुक वैल्यू इट ब्रिंग्स, रियलाइज वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम एसेट को उठाकर बेच दें और उससे हमारे पास कैश आए, यानी हमने एसेट को रियलाइज़ कर दिया, कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो एसेट की कह रहे हैं रियलाइज वैल्यू आर लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो हमारे पास रिकॉर्ड में लिखी हुई थी। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक एसेट तो होना चाहिए था 50,000 का, लेकिन हमने उसको जब मार्केट में जाके बेचा तो बिक गया 40,000 का। तो ये हमें क्या हो गया, था एसेट तो हमारे पास 50,000 का, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई, लेस देन हुई बुक वैल्यू से। हमने बेचा तो 40,000 का, बिक गया वो एसेट, तो हमारे पास कैश 40,000 आया, तो ये तो हमारा नुकसान हो गया। इट ब्रिंग्स, तो ये क्या लेकर आता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन, कि हमने रियलाइजेशन पे लॉस कर लिया। अगर हम इस 50,000 से ज़्यादा में बेच देते तो हमारा हो जाता गेन ऑन रियलाइजेशन, जो कि अभी नहीं हुआ। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या सरप्लस ऑन रियलाइजेशन, ये ज़्यादातर वर्ड्स यूज़ नहीं होते, टर्म्स यूज़ नहीं होते। लॉस एंड गेन का वर्ड यूज़ होता है, प्रॉफिट नहीं बोलते इसको, ठीक है। तो खैर यहाँ पर गेन भी नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। आगे चलते हैं। MCQs नंबर 28, व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट एग्री टू कीप देयर कैपिटल फिक्स्ड इट इज़ कॉल्ड। पार्टनर्स कह रहे हैं हमने अपने कैपिटल को फिक्स नहीं रखना, तो ये बात भी ऊपर डिस्कस हुई कि पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स नहीं हो तो हम कहलाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और जब पार्टनर से कैपिटल फिक्स हो तो वो फिक्स कैपिटल मेथड कहलाता है। करंट अकाउंट, करंट कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये ऑप्शंस यहाँ पर बनते ही नहीं हैं, इनको ना यहाँ पर कोई इनका लिंक बनता है कि मैं आपको समझाऊँ। तो बहरहाल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्यों है, क्योंकि पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमने अपने कैपिटल्स को फिक्स नहीं रखना, नॉट एग्री टू फिक्स कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज राइट ऑप्शन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही मौजूद नहीं है, एब्सेंस है उसकी, एब्सेंस है यानी कि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है कि भाई प्रॉफिट जब होगा तो किस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, कौन ज़्यादा लेगा कौन कम लेगा, इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है पहले, कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना। तो जब भी फिर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आर डिवाइडेड इक्वली, तो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा भले से किसी का कैपिटल कितना भी हो। MCQs नंबर 30, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम इज सेम्ड एज। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री सिस्टम में सेम होता है, किसके सेम होता है, तो बैलेंस शीट के बराबर होता है। बैलेंस शीट का नाम सिंगल एंट्री सिस्टम में, सिंगल एंट्री का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने वहाँ पे बैलेंस शीट का नाम दिया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था, ठीक। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। MCQs नंबर 31, दिस इज़ कॉन्ट्रा एसेट, ये कॉन्ट्रा एसेट है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं ऊपर अभी हमने डिस्कस करी थी कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता है। तो यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है, देखिए बैड डेट एक्सपेंस दिया उन्होंने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स नहीं दिया, तभी ये गलत ऑप्शन है। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता तो यहाँ पर वो सही ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सही ऑप्शन है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉन्ट्रा नहीं है ना, अनयूज सप्लाइज़ हैं, या अनयूज सप्लाइज़ क्या है, ये तो हमारा एसेट है अभी, वो सप्लाइज़ हैं जो हमने यूज़ नहीं करी, जो यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में। MCQs नंबर 32, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। तो ये बात भी हमने ऊपर डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो, कॉस्ट और अब तक जितना एसेट एक्सपायर हो चुका है उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस एसेट की होनी चाहिए। तो एक एसेट हमने ख़रीदा है 1 लाख रुपए का,
और अब वो एसेट हम कह रहे हैं एक्सपायर हो चुका है 70,000 का, तो इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू बची है 30,000 रुपये। वो वैल्यू जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इस एसेट की अभी भी है, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। आगे चलते हैं। द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑथराइज कैपिटल। इसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल कहते हैं या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है ऑथराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये अलग है। इशूड कैपिटल तो ये है कि आपने कितने के शेयर्स अब तक इशू करे हुए हैं, कितने के शेयर्स इशू कर दिए। यानी कि अगर कंपनी ऑथराइज कैपिटल उसका 50 लाख हो सकता था, 5 मिलियन, जिसमें से आपने अब तक 10 मिलियन के शेयर्स इशू कर दिए हैं, ठीक। तो 10 मिलियन के इशू कर दिए, सॉरी दोबारा करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिलियन के शेयर्स आप इशू कर सकते थे, लेकिन आपने उसमें से 1 मिलियन के शेयर्स इशू कर दिए। तो ये जो 1 मिलियन शेयर्स के कैपिटल है, ये कहलाएगा इशूड कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है? जो आपके पास कैपिटल अब मौजूद है, आपने हो सकता है ये कैपिटल इशू जो है वो 1 मिलियन का करा है, लेकिन आपने शायद प्रीमियम पे करा हो, तो हो सकता है 10 लाख के बजाय 12 लाख आ गए हों, या डिस्काउंट पे करा हो तो 10 लाख के बजाय 8 लाख आ गए हों। तो बहरहाल पेड अप कैपिटल ये होता है कि ओवरऑल कंपनी के पास कैपिटल से कितना पैसा आया हुआ है, पेड अप कैपिटल। दिस इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो मशीनरी की बात करें तो मशीनरी तो टेंजिबल है, मशीनरी फिज़िकली मौजूद होती है, उसको आप हाथ लगा सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है। देखें, कॉपीराइट इंटेंजिबल है क्योंकि ये फिज़िकली मौजूद नहीं होता, गुडविल भी फिज़िकली मौजूद नहीं होती, या ट्रेडमार्क भी फिज़िकली मौजूद नहीं होती, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक। तो गुडविल भी ऐसी चीज़ है जो कि फ़िज़िकली तो दिखती नहीं है। तो ये इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं कि कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ये सारे इंटेंजिबल एसेट हैं, लेकिन ये इंटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल है। तो मशीन हमारा सही ऑप्शन है। द क्रेडिट बैलेंस इन एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट रिप्रेजेंट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट यानी कि इनकम समरी का अकाउंट भी हम कहते हैं, इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोलें या इनकम समरी बोलें। इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो हमारे शो करता है प्रॉफिट को, क्योंकि तमाम रेवेन्यूज़ को हम जब क्लोज़ करते हैं तो तमाम रेवेन्यूज़ डेबिट होते हैं, एंड इनकम एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट के अंदर बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब रेवेन्यूज़ का अमाउंट ज़्यादा था, और रेवेन्यूज़ का अमाउंट अगर ज़्यादा था तो चलिए यहाँ थोड़ा सा हम एक अकाउंट बना लेते हैं। ये हम कह देते हैं ये क्या है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो जब तमाम रेवेन्यूज़ कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और तमाम एक्सपेंसेस यहाँ आएंगे। रेवेन्यूज़ का बैलेंस ज़्यादा आ गया, यहाँ पर बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ पर इसका मतलब है कम है। तो एक्सपेंसेस कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सही क्या है, प्रॉफिट। नेट लॉस गलत है, नो प्रॉफिट नो लॉस ये भी गलत है, ग्रॉस प्रॉफिट ये भी गलत है। तो नेट प्रॉफिट की बात होगी। दिस इज़ नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की दोबारा से बात आ गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होते। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होता है क्योंकि रास्ते का इंश्योरेंस कराना लाजमी है। ट्रांसपोर्टेशन ऐड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ नॉन एज, फेस वैल्यू शेयर की क्या कहलाती है, तो इसको हम पार वैल्यू कहते हैं। शेयर के ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई होगी, इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, और इसको पार वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू लिखे, बहरहाल पार वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू नहीं कहते, मार्केट वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। कोई शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन वो मार्केट में
हो सकता है ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा हो, वो 15 पे हो रहा हो, 20 पे हो रहा हो, तो मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। बाकी यहाँ पे बुक वैल्यू का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना कि स्क्रैप वैल्यू का। दिस इज़ नॉट prepared अंडर आ नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस। नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस के अंदर ये नहीं बनता कह रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनता ये कह रहे हैं। तो अगर हम पढ़ें इसके अंदर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनता, यही इसका सही ऑप्शन है। तो ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं प्रिपेयर होता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता नहीं। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ है जो कि 38 एमसीक्यूज़ है। दिस इज़ नॉट प्रिपेयर अंडर अ नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस। नॉन प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस में ये नहीं बनता। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनता, बैलेंस शीट नहीं बनती, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनता, या ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तो यहाँ पर ऑप्शन लगा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। आगे चलें, ऑप्शन 39, द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन इन द शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। फॉलोइंग इज़ नॉट शोन, ये नहीं होता, कहाँ नहीं होता, शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में, किसके, बैलेंस शीट के। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम होता है, डिविडेंड पेबल नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड पेबल कहाँ होता है, लाइबिलिटी के सेक्शन में। तो ये तो लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी के सेक्शन में होगा, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी सेक्शन में थोड़ी होगा। रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में होता है। नेचर ऑफ डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिवेंचर्स लाइबिलिटी हैं, कंपनी ये लाइबिलिटी होती है, कंपनी इशू करता है जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है ताकि उसके पास पैसा आ जाए, और ये लॉन्ग टर्म है। इसकी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म होने के लिए तो कुछ 1 साल से ज़्यादा भी होगा तो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन बहरहाल वो 5 साल भी होती है, 7 साल भी होती है, 10 साल भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, डिबेंचर इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फिक्स एसेट नहीं होता, करंट लाइबिलिटी नहीं होता, और करंट एसेट भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में नए ईयर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।